गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की, है ना? और एग्ज़ाम की जो तैयारी है, वो अच्छी चलनी चाहिए, ठीक है? तो सारे बच्चे जो लोग भी देख रहे हैं, फटाफट कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और आज होने वाला है सेंटर्स की लास्ट क्लास है, इसके बाद हम लोग सेंटर्स को खत्म करने वाले हैं, ठीक है? आज हम लोग देखो 4 सेंटर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। इन सेंटर पढ़ा, सर्कम सेंटर पढ़ा, सेंट्रोइड पढ़ा और ऑर्थो सेंटर। चारों की प्रॉपर्टी देख चुके हैं, कैसे क्या-क्या ज़रूरी था, सारी चीज़ें कर चुके हैं। आज हम लोग उसी के आगे की बात करने वाले हैं। एक जो 5वां है, बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, उसका नाम है एक्स सेंटर। क्या नाम है भैया? एक्स सेंटर। अब ये एक्स सेंटर कैसे बनता है? ठीक है? एक्स सेंटर क्या है, कैसे बनता है? इसको देखने के लिए थोड़ा-सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे एक्स सेंटर बनता है, ठीक है? ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि ये एक हमारे पास ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नाम है एबीसी। एक देखो, एक होता था इन सेंटर, इन का मतलब अंदर की तरफ बनता था और एक्स सेंटर का मतलब बाहर की तरफ बनेगा, ठीक है? तो एक्स सेंटर क्या है? ये भी देखो इंटरसेक्शन पॉइंट ही है। इंटरसेक्शन पॉइंट है। किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। कौन से एंगल बाइसेक्टर्स की बात कर रहे हैं भैया? देखो, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स होते तो इन सेंटर बनता था। ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये एक्सटीरियर का है। किनका है बेटा? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स। एक्सटीरियर का मतलब बाह। अब ये बाह कैसे बनते हैं, ऐसे थोड़ा अगर कम समझ में आएगा तो आओ चलो देखते हैं। सुनना ध्यान से। जैसे मान लो कि एंगल बी को मैंने एक्सटेंड किया, ये वाला इंटीरियर होता है, जो बाहर बनता है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर। तो ये एक्सटीरियर एंगल। ऐसे मैंने लाइंस इसको एक्सटेंड किया तो ये इंटीरियर वाला है एंगल सी, और ये जो बन गया है ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर का एंगल बाइसेक्टर्स खींचेंगे। एंगल बाइसेक्टर खींचा हमने, एक्सटीरियर का एंगल बाइसेक्टर खींचा, और जहां पर भी मिल गया है, जहां पर भी इनका इंटरसेक्शन हुआ है, वही पॉइंट क्या कहलाएगा? एक्स सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्स सेंटर कहलाएगा। बोलो, क्या इतनी बात क्लियर है सभी बच्चे को? बताइए भाई, क्या ये बात क्लियर है सभी बच्चे को? कोई ऐसा बच्चा जिसको लग रहा हो कि नहीं बात समझ में आई? अब बात है कि भैया ये जो बना दिया सेंटर, ये काम किसके आएगा? तो ये बेटा काम इसके आएगा कि इसको अगर हम सेंटर मान के, इसको अगर सेंटर मान के एक हम सर्कल ड्रॉ करें, तो ये जो सर्कल बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। क्लियर है हमारी बात? एक सर्कल, और किस साइड को टच कर रहा है ध्यान से देखो। कैपिटल ए के सामने की साइड स्मॉल ए, बी के सामने की स्मॉल बी, और सी के सामने की स्मॉल सी। तो एक साइड, जिस साइड पर आपने बाइसेक्टर खींचे हैं, एंगल बाइसेक्टर, उस साइड को टच करेगा। बाकी जो आपने एक्सटेंड की थी साइड्स, उनको टच करता हुआ एक सर्कल बनाया जा सकता है, और उस सर्कल का ये सेंटर है। उस सर्कल का ये क्या है? सेंटर है। आप बताओ, अगर ये सेंटर है सर्कल का, तो यहां से यहां तक की दूरी को क्या हम रेडियस कहते हैं? जल्दी बोलो भाई, क्या हम इसको रेडियस कह रहे हैं? बोलो जल्दी से, रेडियस है कि नहीं है? अब बात ये आती है कि जब हम लोगों ने इन सेंटर पढ़ा था, जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इन सेंटर पढ़ा था, तो इन सेंटर को स्मॉल आर से डिनोट कर रहे थे, और इसको निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे थे डेल अपॉन में एस। डेल का मतलब होता था एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एस का मतलब होता था सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था इन सेंटर में। बोलो, पढ़ा था? जब अंदर की तरफ था तो ये फॉर्मूला हुआ करता था। अब जब ये बाहर की तरफ बना है और ये भी एंगल बायसेक्टर का ही इंटरसेक्शन है, तो फिर इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना। यहां पर तीन तरह की चीजें बनती हैं। इसको हम नाम दे रहे हैं आर और स्मॉल ए, बेस ए। बेस ए क्यों दिया भैया? अब हमारे दिमाग में ये भी है तो रेडियस ये भी स्मॉल आर ही है, लेकिन यहाँ बेस ए दिया है। इसका मतलब ए, मतलब ये ए साइड को टच कर रहा है। ए साइड को टच कर रहा है। अब बात आती, क्या बी को टच करता हुआ भी बन सकता है क्या? आओ जरा देखते हैं। मान लो मैंने फिर से एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया, ठीक है, छोटू सा, ये रहा। अब कहां कहां कैसे बनेंगे ध्यान से सुनना। नाम दे रहे हैं ए, बी और सी। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। अगर मैं इन दोनों को एक्सटेंड कर रहा हूं, एंगल बायसेक्टर खींच रहा हूं, तो यहां पर एक सर्कल बन रहा है जो साइड ए को टच कर रहा है। अरे हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई।
अगर सोचो कि मैं साइड BC को एक्सटेंड करता और साइड BA को एक्सटेंड करता, एंगल बायसेक्टर, और दोनों एंगल बायसेक्टर जहां पर मिलेंगे वहां पर कुछ इस तरह से बनेगा। अरे हाँ या ना, जो साइड B को टच करेगा। ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर सकता हूँ और इस लाइन को एक्सटेंड कर सकता हूँ, एंगल बायसेक्टर, और ये एक सर्कल और बनेगा कुछ इस तरह से। 3 सर्कल बन सकते हैं, तो तीनों में आप ध्यान से अगर समझेंगे तो जो ए साइड को टच कर रहा है इसकी रेडियस को मानते हैं स्मॉल आर बेस ए, जो बी साइड को टच कर रहा है इसके सर्कल को मानते हैं, रेडियस को मानते हैं स्मॉल आर बी, और जो हमारे सी साइड को टच कर रहा है इसको बोलते हैं, यहां से यहां तक की जो रेडियस होगी उसको बोलते हैं आर बेस सी। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। तीनों को कैसे करा जाता है, तीनों को कैसे हम डिनोट करते हैं, 3 तरह के बनते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एक्स सेंटर 3 बने हमारे पास। इस वाले में अगर ध्यान से देखो तो यहां पर हमने ए साइड को टच कराया था, इसलिए इसका नाम आर ए दिया है। क्या दिया है? आर ए। यहां पर हम लोगों ने देखा था जब स्मॉल आर इन सेंटर निकालते थे डेल अपॉन एस होता था। ऐसे ही जब हमने यहाँ 3 बनाए हैं, यहां पर बनाया है रेडियस आर बी है, यहाँ पर जो रेडियस है वो आर बेस ए है, और यहाँ पर जो बनाया है वो आर स्मॉल सी है। अब अगर मुझे तीनों की रेडियस निकालनी हो तो इनको तीनों के फॉर्मूले देख लो ध्यान से। अगर आर सी निकालना है तो डेल अपॉन में एस माइनस, अब सी साइड है तो सी कर देते हैं। अभी जिन बच्चों को ये बात नहीं समझ में आ रही, तो डेल का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, ठीक है, और सी का मतलब है साइड। सी का मतलब क्या है? साइड ऑफ ट्रायंगल। जिस साइड को टच कर रहा है उसको घटाया जाता है। जैसे यहाँ पर ए साइड को टच कर रहा है तो आर ए की वैल्यू आएगी डेल अपॉन में एस माइनस ए। ये बी को टच कर रहा है तो इसकी वैल्यू आएगी डेल अपॉन में एस माइनस बी। उम्मीद है ये बेसिक सी बात, छोटी सी जो बात है वो आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी बच्चा जिसको लग रहा हो कि ये बात हमको समझ में नहीं आई है, फटाफट इसको छाप लो, बना लो अच्छे से। पहले समझा करो उसके बाद ही लिखा करो। ठीक है भाई, चलो भाई जल्दी से इसको फटाफट लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करिए जल्दी से। सेमी पेरीमीटर होता है अर्ध परिमाप, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। ये याद होगा आपको पहले से, मैं फिर से कह रहा हूं, इस चीज को याद रखिएगा आप। नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, लिख गया ये, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चल अब ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं इसी में। ठीक है, अब आते हैं यहां पर, पीछे चल रहे थोड़ा सा फिर से बता रहे हैं। याद करो इन सेंटर में मैंने कुछ इस तरह का बताया था कि इंटीरियर एंगल बायसेक्टर जहां पर मिलते हैं, जैसे यहां पर मिले थे तो ये एंगल था, ये अपोजिट एंगल ए बी सी, बी और सी के एंगल बायसेक्टर जहां पर मिलते थे तो ये एंगल जो थीटा होता था ये होता था 90 प्लस, इसके अपोजिट एंगल है तो अपोजिट एंगल का हाफ ये आता था। अरे हाँ है ना, और ये होता था इन सेंटर, ये होता था हमारा इन सेंटर। ऐसे ही हमारा एक्स सेंटर बन रहा है, ये देखो एक्स सेंटर जो बन रहा है, अगर मान लो ये थोड़ी देर के लिए थीटा मान ले तो ये थीटा क्या होगा? थीटा बराबर होगा, फिर से होगा 90, इस बार माइनस होगा, और इसके जस्ट अपोजिट एंगल ए है तो ये होगा a/2। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर ये बात आसान है तो चलो पीछ इधर चलते हैं, हम लोग इन तीनों में लिखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल सी है। अगर ये एंगल निकालना है तो ये होगा 90 माइनस के अपोजिट ए है तो हो जाएगा a/2। अब ये एंगल अगर मुझे निकालना है तो इसके अपोजिट में बी है तो ये हो जाएगा 90 माइनस b/2। अगर ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, तो फिर ये सी है एंगल और सी पर है तो फिर ये हो जाएगा 90 माइनस c/2। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी हर बच्चे को, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है
जिसको लग रहा हो कि भैया ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। रेडियस कैसे निकलेगी ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सेमी पेरीमीटर का आप मतलब जानते हैं, जहां एस का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई एक्स सेंटर में इतना ही इंपॉर्टेंट है जिसमें हम रेडियस निकालना सीखते हैं, जिसमें हम क्या सीखते हैं, रेडियस निकालना सीखते हैं, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर एंगल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। अंदर की तरफ बन रहा है तो 90 प्लस हाफ ऑफ अपोजिट एंगल होता है, और अगर बाहर की तरफ बन रहा है तो 90 माइनस होता है। क्या होता है, 90 माइनस। बाहर की तरफ जो बनता है वो बनता है एक्स सेंटर हमारा, ठीक है। और जो अंदर की तरफ बनता है इंटीरियर एंगल बायसेक्टर्स पे बनता है, वो बनता है हमारा, क्या बनता है बोलो भाई जल्दी से, 90 प्लस हाफ अपोजिट एंगल्स। क्लियर है। अंदर जो बनता है एंगल बायसेक्टर पर वो बनता है इन सेंटर, और बाहर के एंगल सेंटर्स जो हमारे एंगल बायसेक्टर्स होते हैं उन पर जो बनता है उसको हम बोलते हैं एक्स सेंटर। ठीक है भाई, अरे बोलो क्या यहाँ तक क्लियर है, एक्स सेंटर ओके है। चले थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है। तो अब हम लोगों ने कौन कौन से सेंटर कर लिए हैं, देखो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर हो चुका। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सरकम सेंटर, ठीक है, सरकम सेंटर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद पढ़ा हमने सेंट्रॉइड या ग्रेविटी सेंटर, सेंट्रॉइड लिख लें, ठीक है, सेंट्रॉइड पढ़ लिया। और उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर। और अब हम लोगों ने पढ़ा एक्स सेंटर, क्या पढ़ा, एक्स सेंटर। ये 5 सेंटर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, और इनके कैसे कैसे चीजें निकलती हैं वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब हम सेंटर्स बनाते हैं, जब हम सेंटर्स बनाते हैं तो कौन सा सेंटर कहाँ होता है, लोकेशन वगैरह हम लोगों ने देखी थी सबकी। अब बात करते हैं उनके बीच के डिस्टेंस की, कि कैसे हम लोग उनके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं और कैसे पेपर में उन पे सवाल आते हैं, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, हेडिंग लगा लीजिए, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन सेंटर्स पर जो हमारे रिजल्ट्स हैं उनके बारे में बात करने चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। हिंदी वाले बच्चे, इन सेंटर का मतलब बेटा अंतः केंद्र, और सरकम सेंटर का मतलब होता है परिकेंद्र। क्या होता है, परिकेंद्र। कोई भी ट्रायंगल अगर दिया है, मान लो जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं, जैसे हमने मान लो ये एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी और सी। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा इन सेंटर है और यहाँ कहीं पर हमारा सरकम सेंटर है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को अगर डी मान लें, इनके बीच की जो डिस्टेंस है डी मान लें, तो अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी अगर मुझे निकालनी है तो इसका जो फॉर्मूला होता है अगर वो याद है तभी कर पाओगे बेटा, अगर नहीं याद है फिर बड़ा मुश्किल होगा। डी बराबर होता है अंडर रूट के अंदर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको कैपिटल आर और स्मॉल आर निकालना नहीं आता होगा। तो कैपिटल आर अगर आपने क्लासेस देखी हैं तो कैपिटल आर का मतलब होता है, ये होता है हमारा सरकम रेडियस। क्या होता है बेटा, सरकम रेडियस, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या। और परिवृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है, ये होता है ए बी सी अपॉन में 4 डेल। स्मॉल आर की बात करें तो स्मॉल आर होता है इन रेडियस। क्या होता है, इन रेडियस। इन रेडियस का मतलब होता है अंतः वृत्त की त्रिज्या, अंतः वृत्त की त्रिज्या। अरे हाँ या ना। और अंतः वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर निकालने का फॉर्मूला होता है डेल अपॉन में एस। अब जिन बच्चों को भैया डेल एल नहीं पता है बड़ी दिक्कत है फिर तो, है ना।
सब का मतलब मैं बता देता हूँ, सब का मतलब यहाँ क्या है, अगर ए बी सी की बात करें, ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ये हमारी साइड्स हैं। क्या है? साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं उनको ए बी सी के फॉर्म में लिखा है। जहां डेल लिखा है इसका मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और भैया जहां पर एस लिखा है ये होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर निकालने का तरीका होता है तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी और बाई 2। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। ये स्मॉल एस है, ठीक है भाई। तो अब अगर हमें इनके बीच की दूरी निकालनी हुई तो हमें कैपिटल आर निकालना होगा और हमें निकालना होगा स्मॉल आर। फिर उसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करिए। पहला पॉइंट है, ऐसे ही हमारे पास कुछ 6-7 पॉइंट है, 6 या 7 7 पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास। तो उनको हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद इसको हम सेंटर को खत्म करेंगे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, समकोणीय त्रिभुज में, समकोणीय त्रिभुज में, समकोणीय त्रिभुज में, समकोणीय त्रिभुज में कैसे बनेगा आप देखो जरा ध्यान से। जैसे मान लो हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक है, और समकोण त्रिभुज का नाम दे दिया ए बी और सी, ये रहा 90 डिग्री। अब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, मैं लिख रहा हूं किसके भी डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। इन सेंटर का मतलब आप जानते हैं अंतः केंद्र, ठीक है, और ऑर्थो सेंटर का मतलब आप जानते हैं लंब केंद्र। क्या होता है? लंब केंद्र। पहले तो इन दोनों को बना देते, कहां पर होंगे, याद होगा कि इन सेंटर बनता है एंगल बायसेक्टर से। तो एंगल बायसेक्टर्स अगर मैं खींचूं, एंगल बायसेक्टर और एंगल बायसेक्टर, तो दोनों जहां पर भी मिलेंगे ये होगा हमारा आई। क्या होगा? आई। ये हो गया हमारा आई इन सेंटर। क्लियर है मेरी बात? और लंब केंद्र आप जानते हो जहां पर 90 डिग्री बनता है, ये हमारा है एच, जिसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं भैया? ऑर्थो। और हमें इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए कि ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस को डी मान लेते हैं, ये चाहिए। अब आपको पता है कि इन सेंटर, देखो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो बात बन जाएगी। इन सेंटर का मतलब होता है कि यहां से एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, सॉरी, यहां से एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है जो तीनों साइड्स को टच करता हुआ बनेगा। अरे हाँ या ना? और यहां से यहां तक को स्मॉल आर बोलते हैं, यहां से यहां तक को स्मॉल आर बोलते हैं। अब ये स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर होगा, फिर ये भी स्मॉल आर होगा। इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल, सॉरी, हमारा स्क्वायर बन गया। और स्क्वायर की ये डिस्टेंस विकर्ण होती है, तो डी जो है वो एक्चुअल में विकर्ण है। विकर्ण का मतलब डायगोनल है। डायगोनल है, किसका डायगोनल है? विकर्ण है किसका? एक स्क्वायर का, स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल आर। स्मॉल आर साइड का जो स्क्वायर ये बना है 90 डिग्री का, इसका ये विकर्ण है। और विकर्ण की लंबाई होती है √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड। इसका मतलब √2 इंटू स्मॉल आर। इसका मतलब है कि अंतः केंद्र और लंब केंद्र के बीच की दूरी, डिस्टेंस अगर लिखनी है तो ये होती है √2 इंटू स्मॉल आर। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि स्मॉल आर कहां से आया। स्मॉल आर निकालने का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, डेल अपॉन में एस, या एक और बताया था परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन में 2। ये स्पेशली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। अगर नहीं याद है तो आप डेल अपॉन एस लगा के निकाल सकते हैं।
डेल अपॉन एस लगाकर निकाल सकते हैं। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि ये चीज हमको समझ में नहीं आ रही? फटाफट इसको स्क्रीन को रोकिए, पहले समझा करो फिर लिखा करो। जो बच्चे साथ में लिख रहे हैं भैया प्लीज थोड़ा सा सीख लो, यही आप रटते हो फिर, ठीक है? तो सीख लो, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से ध्यान से सुनिएगा। तीसरा पॉइंट भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, समकोणीय त्रिभुज में, समकोणीय त्रिभुज में। अब समकोणीय त्रिभुज की बात हो रही तो एक काम करते हैं, फटाफट समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, समकोणीय त्रिभुज बना लेते हैं फटाफट, ठीक है? चलो अब इसके बाद हम लोग करने वाले हैं किसके किसके बीच निकालने वाले हैं, ध्यान से सुनना। यहां पर मैं कह रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थोसेंटर एंड सरकम सेंटर। हिंदी लिख देते हैं, ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है लंब केंद्र, ठीक है? और सरकम सेंटर का मतलब होता है परिकेंद्र। तो परिकेंद्र और किसके बीच बेटा, लंब केंद्र के बीच में डिस्टेंस चाहिए। लंब केंद्र को हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं और परिकेंद्र को सी से डिनोट करते हैं। चलो भैया देखते हैं जरा कहां पर ये पाए जाएंगे। पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अब भी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑर्थो सेंटर जो होता है वो यहाँ पर एच मिलता है, तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया। और जब हम परिकेंद्र की बात करते हैं तो ये हमारा लंब है, ठीक है? ये हमारा आधार है, तो ये हमारा कर्ण है राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है? और परिकेंद्र जो होता है वो मिड पॉइंट होता है कर्ण का, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ठीक है? इस पूरी लेंथ को हाइपोटेनस बोल देंगे। क्या बोल देंगे? हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। कर्ण है हमारा ये पूरा, यहां से यहां तक हाइपोटेनस है और ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। सरकम सेंटर है, इसका मतलब ये रेडियस है। एक सर्कल बाहर से बनाया जा सकता है जो कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे, ठीक है? और उसकी ये जो सरकम सेंटर ये सी है हमारा, ठीक है? इसका मतलब यहां से यहां तक की कैपिटल आर रेडियस है, यहां से यहां भी कैपिटल आर रेडियस है, और सेंटर से ये जहां से यहां से टच कर रहा है ये भी कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर है। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये एच है और ये सी है, और एच और सी के बीच की दूरी क्या है? आर है। एच और सी के बीच की दूरी क्या है? लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी डिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर है, कैपिटल आर है। आर का मतलब होता है परिवृत्त की त्रिज्या। क्या होता है? परिवृत्त की त्रिज्या। अब परिवृत्त की त्रिज्या, और आपको पता है आर क्या होता है? तो आर होता है कर्ण का आधा। आर क्या होता है? कर्ण का आधा। अगर हाइपोटेनस कह रहे हो, अगर इसको हाइपोटेनस कह रहे हो तो हाइपोटेनस का आधा, और हाइपोटेनस को हम एच अगर मान लें तो ये h/2 है। ये क्या है? h/2 है, ठीक है? मैं इसको h/2 ना लिख के ऐसे लिखा रह देता हूँ, हाइपोटेनस का आधा, कर्ण का आधा। इसका मतलब है यहां से यहां तक की दूरी कर्ण की आधी है, ये भी डिस्टेंस कर्ण की आधी है, यहां से डिस्टेंस भी कर्ण की आधी है। क्या ये बात क्लियर है सभी बच्चे को? तो डिस्टेंस जो होता है वो परिवृत्त की त्रिज्या, और परिवृत्त की त्रिज्या निकालने का तरीका है कर्ण का आधा कर दो, कर्ण का
आधा कर दो, या कैपिटल आर निकालने का एक फॉर्मूला और होता है ए बी सी अपॉन में 4, ये थोड़ी देर पहले पढ़ा था, लेकिन ये मत लगाना, है ये भी सही। लेकिन जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो कर्ण का आधा कर देते हैं, और जो कर्ण का आधा होगा वही डिस्टेंस होगी किसके किसके बीच, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। बोलिए भाई, यहां तक ओके है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको लग रहा हो कि नहीं आ रहा है ये? ठीक है, चले थोड़ा आगे बढ़े। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। यहां पर मैं एक चीज और बताने चल रहा हूं, ठीक है? क्या बताने चल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अगर आपने सेंटर्स की क्लास अच्छे से ली है तो यहीं पर मैं चौथा पॉइंट बताने चल रहा हूं, चौथा पॉइंट, ठीक है? अब चौथा पॉइंट क्या क्या होने वाला है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है? अच्छा ये बताओ, क्या मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया है कि अगर शीर्ष से, ये जैसे हमारा त्रिभुज है, बहुत ध्यान से सुनना, ये एक त्रिभुज है, ठीक है? और त्रिभुज के शीर्ष से मैंने एक लाइन खींची जो सामने वाली साइड को आधा आधा कर रही है, तो क्या यही लाइन अपने आप में मीडियन है क्या? मीडियन का मतलब माध्यिका है। आप कहोगे हाँ भैया ये तो माध्यिका है, और अगर ये माध्यिका है, अगर ये माध्यिका है तो फिर इस माध्यिका पर ही एक पॉइंट मिलेगा जी, जिसको हम बोलते हैं केंद्रक। और केंद्रक जो होता है वो क्या करता है भैया, माध्यिका को, किसको, माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है, 2:1 में डिवाइड करता है। बोलो ये बात क्लियर है? 2 और 1 में डिवाइड करता है, 2:1 में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसी ट्रायंगल की बात करें, इसी ट्रायंगल की अगर बात करें, तो इस ट्रायंगल में ही यहां पर एक पॉइंट हमको मिलेगा। मैं इधर डायग्राम बना देता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना, मजेदार चीज है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि क्लियर दिखे। आपको पता है ये हमारा ऑर्थो सेंटर और ये हमारा सी है, सरकम सेंटर। यहाँ ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, और ये रेडियस का काम करेगा, तो ये लेंथ भी बराबर है, आर है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब आपको पता है कि यही लाइन, ये जो लाइन है, यही लाइन मीडियन भी है। क्यों मीडियन है? मीडियन सामने वाली साइड को आधा आधा कर देती है, तो यहीं पर एक पॉइंट, यहीं पर ये एक मीडियन है, ठीक है? मीडियन का मतलब माध्यिका है, और माध्यिका पर ही एक पॉइंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। अगर सेंट्रॉइड है तो फिर यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक 1 यूनिट। कितना हो जाएगा? 2 और 1 यूनिट। 2:1 में बांट देगा। अब आप कहोगे पूरी माध्यिका की लंबाई हो गई 3 यूनिट। 3 यूनिट है माध्यिका की लंबाई। अरे हाँ या ना? माध्यिका की लंबाई 3 यूनिट है। और इसी को थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि यही डिस्टेंस आर होती है, यही डिस्टेंस पूरी आर है। तो क्या ये 3 यूनिट आर के बराबर है क्या? आर क्या है? तो आर अभी आपने पढ़ा था कि परिवृत्त की त्रिज्या है। आर क्या है? परिवृत्त की त्रिज्या है। अरे हाँ ना, कर्ण का आधा है। ये आर जो है ये कर्ण का आधा है। अरे हाँ या ना, कर्ण का आधा है। बोलो क्लियर है? अगर 3 यूनिट की वैल्यू आर है तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू मैं लिख सकता हूं? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी r/3। और 2 यूनिट की वैल्यू निकाले तो क्या 2r/3 हो जाएगी। अगर मैं कर्ण की फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये कर्ण हो जाएगा, और 3 नीचे चला जाएगा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? कर्ण/6 हो जाएगा। और इधर गुणा अगर 2 का कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा भाई, r/3 कर्ण/6, तो ये हो जाएगा कर्ण/3, कर्ण/3। अरे हाँ या ना? तो अब यहां से ध्यान से अगर देखोगे तो अब यहां से बहुत सारी चीजें हमारी निकल के आ रही है कि जो 2 यूनिट की वैल्यू है, ये जो 2 यूनिट की वैल्यू है, इसकी वैल्यू को आप लिख सकते हैं 2r/3, या आप कर्ण की फॉर्म में लिखें तो कर्ण/3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? कर्ण/3। अगर मैं इस लेंथ की बात करूं, इस लेंथ की बेटा, तो ये लेंथ जो है ये है r/3 कह लो, या इसी को बोल सकते हैं कर्ण/6, कर्ण/6, कर्ण/6। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब ये जो चीजें हैं, अब जरा ध्यान से सुनना, यहां से मैं कई सारी चीजें आपको
लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा छोटा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्वालिटी को अच्छा कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ, यहाँ से हमारी कुछ 4 पॉइंट्स के ही इसके नंबर ही लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मुझे ऑर्थो सेंटर से ग्रेविटी तक, कहाँ से बेटा? ऑर्थो से, ऑर्थो सेंटर से सेंट्रॉइड की दूरी चाहिए, सेंट्रॉइड की डिस्टेंस, दूरी, सेंट्रॉइड की दूरी, तो ये है कितने यूनिट? 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू है 2r/3, या आप बोल सकते हैं कर्ण/3। अगर हमें सेंट्रॉइड से, केंद्रक से सरकम सेंटर, परिकेंद्र की दूरी चाहिए, सरकम सेंटर की दूरी चाहिए, तो सरकम सेंटर की दूरी आप लिख सकते हैं r/3, या इसको बोल सकते हैं कर्ण/6। अब हमारे पास यहाँ कई सारी चीजें आ गई, और 3 यूनिट का मतलब है ऑर्थो सेंटर से सरकम सेंटर की दूरी, ऑर्थो सेंटर से सरकम सेंटर की दूरी, यहां भी लिख सकते हैं ऑर्थो सेंटर से, ऑर्थो सेंटर से सरकम सेंटर की दूरी, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर है कैपिटल आर, और ये होता है कर्ण का आधा, ये होता है कर्ण का आधा। भैया थोड़ा सा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, लेकिन आप जब इसको 2-3 बार देखोगे, जब आप इसको क्या देखोगे, 2-3 बार देखोगे, तो आपको ये बहुत ज्यादा क्लियर नजर आएगा, एकदम से क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से देखते चलना, आराम से लिख लो, उसके बाद समझने की कोशिश करो। ये थोड़ा-सा अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। ऑर्थो सेंटर से सेंट्रॉइड की दूरी, सेंट्रॉइड से सरकम सेंटर की दूरी, और ऑर्थो सेंटर से सरकम सेंटर की दूरी। ये तीनों चीज़ें यहाँ मैंने लिख दी हैं। ठीक है? नोट करिए, फिर आगे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई, लिख लिया बच्चा? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। छोटी-छोटी चीज़ें अब और बची हैं, ज़रा उसको देखते हैं। नेक्स्ट, मैं अगला जो कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ वो सब किसके लिए है? देख लेना, लिख रहा हूँ फॉर एनी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज के लिए, फॉर एनी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज के लिए। अब देखो, कोई भी त्रिभुज बनेगा तो हम वहां पर 2 चीजें निकालते हैं, या तो स्मॉल आर निकालते हैं या कैपिटल आर निकालते हैं। परिवृत्त की त्रिज्या निकालते हैं या अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। मान लो हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर निकाला, और उनका मैं रेशियो ले रहा हूं, तो ये रेशियो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? मिनिमम वैल्यू, कैपिटल आर और स्मॉल आर का मिनिमम रेशियो जो होता है वो होता है 2:1, मतलब आप बोल सकते हैं 2। कितना होता है? 2। कभी कभी सवाल पूछा जा सकता है कि स्मॉल आर बटे कैपिटल आर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 2 हो सकती है। अब अगर एक बात समझ में हमारे आ रही कि अगर 2 मिनिमम वैल्यू है, इसका मतलब है कि इससे नीचे कभी आ ही नहीं सकता। इसका मतलब मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू 2 के बराबर होगी, या 2 से बड़ी हो सकती है, छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि मिनिमम वैल्यू का तो मतलब यही होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो वैल्यू है वो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? तो या तो बराबर होगा, या फिर क्या होगा?
बड़ा होगा, ठीक। अब बराबर कब होगा, इस चीज को भी समझो। बराबर ये तब होगा जब इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो मैं यहां लिख देता हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, किसमें बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कैपिटल आर और स्मॉल आर जो होता है वो 2 होता है, और इसको छोड़कर बाकी कोई भी ट्रायंगल हो वो हमेशा 2 से बड़ा आएगा। आप चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो मैं इसको लिख नहीं रहा। अब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये चीज है तो आप हमको बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये कैपिटल आर जो है ये परिवृत्त की त्रिज्या है, तो मैं लिख रहा हूं परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त है, सर्कल है, तो सर्कल का क्षेत्रफल, और ये अंतःवृत्त होती है तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतः अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। अब परिवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर और पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, कैपिटल आर की वैल्यू 2 का स्क्वायर और स्मॉल आर 1 है, 1 का स्क्वायर, ये आ गया 4:1। तो कभी कभी ये सवाल भी आ जाता है पेपर में इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, तो अनुपात होता है 4:1। कितना होता है, 4:1। उम्मीद है ये सवाल, पहले तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में, और ये नहीं आया तो ये तो सवाल कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, पूछा भी जा चुका है। अब सेंटर्स का जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ध्यान से समझो, सेंटर्स का जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। इनफ है, इतना पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो बाहर जाना चाहिए। देखो पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है, वो अलग बात होती है। कोशिश ये की गई है कि सारा कुछ पढ़ा दिया गया, अब इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, उसके बाद सेंटर्स के आप क्वेश्चंस लगाओ, बनेंगे आपसे, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या हम लोगों ने आज देख लिया, सारी चीजें हम लोग यहाँ देख चुके हैं, ठीक है। शुरुआत की थी हम लोगों ने एक्स सेंटर से, एक्स सेंटर के बाद हम लोगों ने देखा कि 3-3 एक्स सेंटर बने थे, सबकी रेडियस हमने निकालना सिखाया आपको। इसके बाद फिर ये हमने बताया कि ये पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने डिस्टेंसेस वगैरह देखी थी, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। पहला देखा था इन सेंटर और सरकम सेंटर, ये फॉर्मूले से एसएससी में पूछा जा चुका है सवाल, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये बताया कि विकर्ण की लंबाई जो बनती है वो कैसे बनती है, ठीक है, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच की दूरी। उसके बाद फिर ये चीज बताई हमने कि कैसे बनता है, यहाँ पर काफी कॉन्सेप्ट है, 3 है, एच से जी तक की दूरी, जी से सी तक की दूरी और एच से सी तक की दूरी। 3 कॉन्सेप्ट यहाँ लिखे हैं, तीनों का ये हमने कर्ण की फॉर्म में लिख दिया है कि अगर हमें कर्ण पता चल जाए तो हम तीनों की डिस्टेंस आराम से निकाल, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि कैपिटल आर और स्मॉल आर अगर किसी भी ट्रायंगल का निकालते हैं तो या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। 2 होगा, 2 कब होगा, 2 तभी हो सकता है जब वो इक्विलेटरल होगा, और 2 से बड़ा होगा उसको छोड़कर कोई भी ट्रायंगल आप बना। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात चली तो सर्कल एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ बनेगा, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाता है, रेशियो क्या होगा, तो रेशियो यहाँ से आया 4:1। कितना आया, 4:1। उम्मीद है जो इन सेंटर है वो आपको कंप्लीट, सॉरी इन सेंटर क्या है, सेंटर्स जो है वो कंप्लीटली क्लियर है। अब इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मस्त रहिए।